जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि आज हम लोग जो है कि देखेंगे सेफ्टी चैप्टर को अलग अलग। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसमें किसका किसका तो जो भी आईटीआई देने वाले हैं, जो भी आपका 24-26 सेशन हो गया या 24-26 वाले फर्स्ट ईयर देंगे, फर्स्ट ईयर का जो भी ट्रेड है, फिर आपका 24-25 सेशन वाले, फिर 23-25 सेशन वाला, सबका जो कि आईटीआई वाला हो गया स्टूडेंट, जो फिर आप ईसीआईएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, एनसीएल का 30 तारीख को डेट जो है कि क्लियर हो गया है कि 30 जून को एग्ज़ाम होगा, फिर ये एनएमडीसी का है। तो इसमें जो आज हम लोग देखेंगे अलग अलग चैप्टर पर हम लोग जो कि पूरा देखने वाले हैं। तो आज का सिर्फ और एक दिन में मेरा टारगेट यही है कि हर दिन एक टॉपिक, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टॉपिक में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी एग्ज़ाम है, अलग अलग एग्ज़ाम है, मैं उसको आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और उसके रिलेटेड जो कि फैक्ट भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आरआरबी का हो गया, अलग अलग जो हमने डिपार्टमेंटल से जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं सारा जो है कि आपके सामने लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं इसरो का पूछा गया, इसरो में जो मैसेज तो पूछा गया, फिर इसरो टेक्नीशियन बी में, फिर एएलपी में, फिर आप यहाँ पे यूपीआरबी एनएल में, या फिर यूपी ट्रिपल एससी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ये जितना भी अलग अलग एरिया वाइज पूछा गया है अलग अलग क्षेत्र में, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको सामने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डीएमआरएस मेंटेनेंस फीटर का, फिर डीएमआरएस मेंटेनेंस फीटर का जितना बहुत सारा क्वेश्चन है, इसरो फीटर का, फिर डीआरडीओ टर्नर फीटर। तो इसमें जो है कि पूछा गया प्रीवियस है जितना भी सवाल है उसका सारा जो है कि मैं चैप्टर वाइज आपको करवाने वाला। तो एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर ही करवाऊंगा। वो आपका आधा घंटा का वीडियो हो सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। अगर देखिए कोई किसी टॉपिक में ज़्यादा सवाल रहा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको ओवरऑल देख सकते हैं कि सवाल कितना है एक टॉपिक में। तो यहाँ पे जितना भी आपको सवाल देखने को मिलेगा मैं सारा आपको जो है कि क्लियर कराऊंगा। कभी किसी टॉपिक में ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे आपको मैं टोटल जो है कि 43 सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस टॉपिक से देखने को मिल रहा है। तो आपको 43 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है कि चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा, हो सकता है किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन रहा, किसी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन रहा, तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसको डिस्कस कराऊंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि देखिए ना तो एनसीएल का एग्जाम में टाइम बचा है, क्योंकि एनसीएल का एग्जाम लास्ट ये 30 जून को ही है, एनएमडीसी का उसके बाद एग्जाम होना है, इसरो का होना है, ईसीआईएल का होना है, फिर आईटीआई का जो भी अलग अलग सेशन है वो सारा आईटीआई का स्टूडेंट का भी एग्जाम होना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, सारे बच्चों के लिए इंक्लूडेड जो है कि टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन लेके आया है, ताकि आप लोग जो है कि एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन अच्छा से कर सको। और एक दिन में मैं एक ही टॉपिक पे करवाऊंगा, उससे रिलेटेड करके जितना भी क्वेश्चन बनेगा मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, उससे इफेक्ट जितना भी उसका क्वेश्चन में जितना डिटेल्स हो सकता है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को बस करना क्या है, कंटिन्यूअस जो है कि सारा वीडियो को देखना है। आपको मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट पे भी जाके जो है कि आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको ये लेना होगा, ये इसका पीडीएफ बहुत काफ़ी बड़ा है, करीब 500 पेज से ऊपर का है। अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आप जो कि हमें व्हाट्सएप पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। और हाँ, बस एक चीज़ कंटिन्यूस रहेगा कि जितना लोग भी इसको देखे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और जो है कि लाइक करते हुए चलना है। और जो भी नए व्यूअर रहेंगे उनका काम है कि इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक में अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक पहला आता है वो है कि परिचय है किसका। तो आप टॉपिक नंबर 1 में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है किसका, तो व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन, यानी कि द ट्रेड एंड सेफ्टी मेंस, मतलब इंसान के ऊपर जो सुरक्षा साधन करना है वर्क करते हुए, तो वो सारा हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले जितना भी क्वेश्चन बनने का। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बोलता है सांप द्वारा काटने का प्रथम चिकित्सा क्या है, यानी कि द फर्स्ट एड एंड केस ऑफ अ स्नेक बाइट इज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि एक बार में एक क्वेश्चन ही आप लोग देखिए और अच्छा से आपको क्वालिटी वाइज आप लोग अच्छे से देख सको। तो यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सांप काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या घाव पर पानी डालना चाहिए, फिर आपको जो है कि या फिर घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, घाव पर कपड़ा बांधना है तथा खून बाहर आने देने से रोकना है, या फिर घाव को रगड़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये पैर ही ले लीजिए, अगर पैर का किसी भी एक हिस्से में अगर
स्नेक ने बाइट लग कर दिया है, कट कर दिया, हमारे यहीं पे मान लो कटिंग कर दिया, तो हमें क्या करना है कि इधर और इधर जो है कि हमें रस्सी से बांध लेना है, ताकि क्या हो सके कि इस जगह से जिसका जो जहर है, विष है, वो इधर भी ना फैले और ना ही इधर जाए, और इस जगह से जो है कि एक छोटा सा छेद कर देना, ताकि ये जो जहरीला ब्लड है वो हमारा जो है कि बाहर निकल सके। ओके, इसके लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कट कर देते हैं, और ताकि बाहर जो है कि उसका निकल सके। मैं आपको सारा इसका फैक्ट भी बताते चलूँगा। जैसे तब इसके बारे में देखते हैं कि क्यों इसको करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, पहले सांप काटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए, फिर खून बाहर आने देने के लिए घाव को एक कट लगाना चाहिए, घाव के ऊपर एक जो है कि छोटा सा कट लगा देना चाहिए, ताकि जो है कि वो जो जहरीला ब्लड है वो बाहर आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वास प्रक्रिया सही ना कर रहा है करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। कि अगर वो जो है कि मुंह से कोई भी व्यक्ति है, किसी को हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, या फिर किसी वजह से वो बेहोश हो गया और वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है, तो फर्स्ट हमारा जो है कि प्रायोरिटी क्या होता है, उसे कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए। क्या तुरंत चिकित्सा सहायता देना चाहिए, सहायता ढूंढना चाहिए, यस या नो। फिर आप लोग जो है कि देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका जो है कि आप लोग ऑप्शन लेके या फिर अपने खुद से देखते रहिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगा कि आप उसको जो है कि अपने से उसको पॉज करके देखो और फिर आंसर उसका लगाओ। नेक्स्ट ऑप्शन देता है टूटी हड्डियों को देखे। अरे भैया वहाँ मुंह से सांस नहीं ले रहा, तो टूटी हड्डियों से क्या मतलब है। फिर सेकंड है शरीर को कंबल से गर्म रखे। शरीर को कंबल से गर्म रखने का क्या मतलब है, जहाँ यहाँ सांस नहीं ले पा रहा तो शरीर को कंबल से गर्म क्या रखना। फोर्थ ऑप्शन में क्या देता है नारी और नेत्र चक्षु की जांच करें, यानी कि नेत्र चक्षु बोलने वाला आँख की जांच करने के बारे में बोल रहा है। और जो है कि ऊपर जो है नारी यानी कि आपका हाथ का जो पल्स वगैरह होता है वहाँ पे चेक करना चाहिए कि क्या वो सांस, उसको क्या प्रॉब्लम है, कि वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो डेथ हो चुका है। तो इससे हमको जो है कि पता चलता है। ऑप्शन डी उसके लिए बोला जाता है। तो हमें जो पहला इसमें ऑप्शन दिख रहा है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना, यानी कि कोई भी जब सांस नहीं ले पा रहा तो उसके लिए जो है कि तुरंत जो है कि उसको तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, उसको हम आर्टिफिशियल जो है कि तब तक उसको आर्टिफिशियल एयर दे सकते। कैसे देते हैं आर्टिफिशियल एयर, तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यदि मरीज मुंह से श्वास प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, और उसको जो कि आर्टिफिशियल जो है यानी कि मुंह में उसको एयर देके उसको जो है कि कोशिश करना चाहिए तुरंत होश में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं। तो सिर की सुरक्षा जब देखते हैं हम लोग को सिविल्स लाइन में होता है, जब सड़क वगैरह पुल निर्माण हो रहा है, या फिर इंडस्ट्री में जब कल कारखाना में हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग देखते हैं कि एक हेलमेट पहनते हैं। क्यों, तो सिर की सेफ्टी के लिए। तो उसके लिए क्या पहनना चाहिए, यहाँ वही ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड हैट, हेलमेट या कैप। कैप भैया क्या पहनेंगे, कैप तो ये धूप से हमें थोड़ी बचना है, हमें जो है कि अपने सिर को बचाना। तो यहाँ पे हार्ड हेलमेट या फिर हेलमेट, ये दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या है ए एंड बी, उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके बारे में दिया सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट जो पूरा सिर ढक लेता है, जो सर को चोट से बचाते हैं, उसे पहनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पैरों की सुरक्षा की बात की गई। एक हो गया सिर, फिर हो गया पैर की भी सुरक्षा। तो पैर की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, हवाई चप्पल या फिर लेदर शू एंड केवल जो है कि शू, या फिर ऑल ऑफ दिस। भैया केवल शू, या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप सेफ्टी शूज़ के जगह जो है कि आप स्टाइलिश शूज़ या फिर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चल गए, तो क्या होगा, उसके शूज़ के नीचे से चिप्स गड़ जाएगा, फिर तो आपको वो डैमेज कर ही सकता है। हवाई चप्पल तो कभी इंडस्ट्री के अंदर पहन के जाना ही नहीं है। और जो है कि यहाँ पे पहनना क्या है, तो वो लेदर शूज़। देखिए लेदर शू में भी क्या होता है, इसमें एक वर्ड आता है जुड़ना होना चाहिए था, सेफ्टी शूज़। देखिए सेफ्टी शूज़ क्या होता है, उसके अंदर पैर के आगे में जो है कि जहाँ पे आपका पैर का उंगली होता है वहाँ पे जो है कि एक मेटल का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, जिससे कि भारी वेट का भी अगर कुछ गिरे तो आपको पैर को कोई हानि ना पहुंचाए। उसके लिए जो है कि वहाँ पे लेदर शू का हम लोग पहनते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो सेफ्टी शूज़ के नाम से हम लोग जानते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है आँखों की सुरक्षा के लिए, यानी कि सिर हो गया, पैर हो गया, अब आँखों की सुरक्षा के बारे में बात किया है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, गॉगल्स, चश्मा, फेस शील्ड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि हमें जो है कि आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स लगा सकते हैं, चश्मा जो कि ये हो गया इंग्लिश वर्ड और ये हो गया हिंदी वर्ड। और फेस शील्ड क्या होता है, जो आप देखते होते हैं कि वेल्डिंग वगैरह करता है तो फेस शील्ड पहनता है।
और इससे पहले आप देख रहे हो कि कोविड में भी काफ़ी लोगों ने चूँकि फेस शील्ड करके जो है एक उपक्रम आया था जो कि आपको कोविड से बचाने के लिए, तो सही कुछ एक होता है फेस शील्ड। ठीक है, मैं आपको जो है कि आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस टाइप का होता है फेस शील्ड, आगे क्वेश्चन आपको आने वाला है तो वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। चलिए उसी के बारे में यहाँ पे लिखा आँखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्या बोलता है, शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। सिर हो गया, आँख हो गया, पैर हो गया, अब जो है कि पूरा का पूरा शरीर के बारे में बात किया है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल कैडेट में बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे सीआरपीएफ में जाना है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अरे टेक्निकल क्यों पढ़ना। देख लो भैया टेक्निकल आया है कि नहीं सीआरपीएफ में भी, तो हर जगह जो है कि टेक्निकल का पूछा और हर जगह टेक्निकल पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सिर की सुरक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर की सुरक्षा के लिए, सॉरी यहाँ पे सिर नहीं शरीर की सुरक्षा लिखा है, तो शरीर की सुरक्षा के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। क्या काम करने का पोशाक पहनना चाहिए, तो जी हाँ काम करने का तो पोशाक पहनना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या ग्लव्स पहनना चाहिए, जी हाँ। एप्रोन क्या होता है, देख सकते हैं कि कुकिंग वगैरह में भी आपकी मम्मी लोग जो कि कुकिंग जब करते हैं तो उस समय देखते हो कि एक बाहर से फेस जो है कि एरिया में फ्रंट एरिया को जो कि कवर करने के लिए एक कपड़ा होता है जिसको कि हम लोग एप्रोन बोलते हैं। ठीक है, वो तो क्या उसको पहनना चाहिए, जी हाँ, ताकि कुछ भी जो है कि हिट चीज़ आपके बॉडी पे ना लगे, आपको जो उससे कोई परेशानी ना, इसलिए एप्रोन पहनना। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसकी बात करें कि शरीर की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे देखिए उसको ओवरऑल जो है कि ग्लव्स को पहनना चाहिए। ठीक है, यानी हर चीज़ को जो ग्लव से क्या होगा हाथ की सुरक्षा हो जाएगा। फिर आप जो है कि एप्रोन अगर पहने हो तो बॉडी का सुरक्षा, इसके लिए जो है कि अलग अलग इक्विपमेंट्स आपके होते हैं जो कि सेफ्टी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग करते समय हमेशा करना चाहिए, ग्राइंडिंग करने समय हमेशा डैश, यानी कि डैश पूछा है कि मतलब ग्राइंडिंग करते समय हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है व्हील के आगे खड़ा हो जाना चाहिए, तो जी नहीं, कभी भी अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उसके आगे आपको कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है व्हील की साइड में खड़े हो, जी हाँ बहुत जरूरी है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि गॉगल्स को पहने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर अगर बोला जाए तो बी एंड सी दोनों होगा। ए एंड सी की जगह अगर ऑप्शन बी एंड सी होता तो ये दोनों आंसर होता है, क्योंकि व्हील के साइड में भी खड़ा हो और गॉगल्स भी पहनना होता है। क्योंकि आप अगर ग्राइंडिंग मशीन कभी देखे हो या फिर वर्क किया हो तो वो देखते इतना स्पीड घूमता है कि उसका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आरपीएम हाई होता है, और इतना आरपीएम हाई होने की वजह से जो कि एक छोटे छोटे टूल्स को वो ग्राइंड करके नुकीला और शार्प बना देता है, तो उससे जो महीन चिंगारी निकलती है और जो कि लोहे का चिप्स जो कर्जा के रूप में उड़ता है वो सीधे आँखों पे जो है कि हानि करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आंसर व्हील की साइड में खड़े होकर जो कि हमें कार्य करना होगा। क्यों, देखिए अब होता क्या है कि ऐसा क्यों बोला गया कि व्हील के साइड में, अगर आप व्हील के साइड में खड़ा होकर भी अगर काम करोगे तो आपको जो है कि बचा जा सकता है अगर आप गॉगल्स ना भी पहने, लेकिन गॉगल्स अगर आप पहनते हो तो ज़्यादा सेफ रहोगे और सिक्योर से काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, जितना हमने बताया वहीं पे। यहाँ पे क्या है, कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलती चिंगारियाँ आपको हानि पहुँचा सकती है, और आँखों में चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है, आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा ही पहनना चाहिए, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इसमें देखिए एक होर्डिंग दिया है, औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा, यानी कि इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो कि सेफ्टी आपको क्या क्या अपनाना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक, तो इनमें से क्या एक का हस्त पुस्तिका में सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ऑप्शन, तो ये पूछ रहा है, ये कहाँ पूछा गया, तो यूपीआरबीएनएल में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि हस्त पुस्तिका यानी कि जो उनका बुक है उस बुक में क्या नहीं है, क्या उसमें नहीं रहता, तो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, जी हाँ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन तो होता है। सेकंड है डायरेक्शन डिटेल्स, जी हाँ डायरेक्शन डिटेल्स भी होता है, और जनरल जो कि डिफेक्ट्स ये सारा चीज़ होता है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट के तहत आपको इसके बारे में उसके बुक में नहीं होता है, कोई भी जिक्र नहीं होता कि फैक्ट्री एक्ट के बारे में क्या है, वो फैक्ट्री एक्ट का अलग बुक होता है। और ये जो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ बुक के बारे में, तो हैंड बुक के बारे में पूछा गया क्या नहीं होता है, तो हैंड बुक में जो है क्या आपका फैक्ट्री एक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, यानी कि जो है कि आपको गिवन मिलाना है कि एक का साथ बी होगा, बी के साथ सी, सी के साथ डी, क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देख लेते हैं। हम आपको ये बताने से पहले
आपको समझा देता हूँ, उससे और अभी आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले दिया है आग के प्रकार एक साइड और एक साइड फ्यूल। तो क्या होता है कि अगर किस टाइप का आग लगेगा फायर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार का फायर होता है, तो फायर जो है कि 4 प्रकार का होता है। हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि फायर 4 प्रकार कौन कौन सा होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में क्या होता है, वुड पेपर एंड क्लॉथ। वुड पेपर एंड क्लॉथ से जो भी आग लगती है वो सारा जो है कि क्लास ए के अंदर आता है, यानी कि आपका लकड़ी बोल दे, पेपर बोल दे और कपड़ा बोलते हैं जो जूट वगैरह, उससे जो भी आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें क्लास बी की, तो क्लास बी में कौन सा लगता है, तो पहले ये क्या हो गया, सॉलिड में आ गया, क्योंकि ये क्या आता है, सॉलिड होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें सेकंड में, तो लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, द्रव में। तो लिक्विड में कौन सा, जो भी आपका पेट्रोल रिलेटेड है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल, मोबिल या लुबल, ग्रीस, ये सारा जितना भी आता है वो सारा जो है कि आपका क्लास बी फायर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लुबल वगैरह, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं लिक्विड में, LIQ, लिक्विफाइड गैस जो लिक्विड में है वो। थर्ड में आएगा ठोस हो गया, द्रव हो गया। उसके बाद आएगा गैस। गैस यानी कि जो हम लोग घर पे LPG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अलग अलग जो भी कई प्रकार के इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे गैस होते हैं, तो उसमें भी जो फायर लगती है वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। फिर आता है क्लास डी। क्लास डी में कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जो भी आग लगती है उसको हम लोग जो है कि क्लास डी फायर के अंदर लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्लास डी फायर के अंतर्गत हम लोग उसको मानते हैं। तो अब इसको जो कि आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि क्लास ए, क्लास ए फायर, तो क्लास ए फायर किस में लगेगा, तो वुड में, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट बोलता है क्लास बी फायर, यानी कि क्लास बी हमने क्या बोला अभी कि लिक्विड में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, गैस एंड लिक्विफाइड गैस। तो ये जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें देखिए ऐड करना होगा क्योंकि कोई अलग पेज में आ गया है। तो यहाँ पे जब चलते हैं तो देखिए आगे क्या दिया है, हमने क्या पहले मिला लिया, एक के साथ बी, और मतलब सॉरी एक यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, ए के साथ 2 एंड बी के साथ 1 पहले मिल चुका है। और देखते हैं कि कहाँ मिलने वाला है। फिर क्या है क्लास सी। क्लास सी में क्या आएगा, तो हमारा जो कि ज्वलनशील, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ए का साथ हो जाएगा, यहाँ पे डी। पहले यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, क्लास ए। तो क्लास ए में आएगा हमारा वुड। क्लास बी में हमारा आ जाएगा जो है कि लिक्विड सिस्टम, जो भी लिक्विड से रिलेटेड है। तो लिक्विड वाला देखिए यहाँ पे एक अलग सा दिया हुआ ज्वलनशील द्रव्य, तो ये हमारा आ जाएगा क्लास बी में, ओके। क्लास ए में ऊपर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्लास सी में, तो क्लास सी की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लास सी में जो है कि ये देखिए क्लास सी में आएगा हमारा गैस, ठीक है, क्लास सी के अंतर्गत। और फिर हमारा क्लास डी की अगर बात करें तो क्लास डी में जो है कि धातु जो यहाँ पे दिया गया, यानी कि यहाँ पे धातु जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो भी धातु होती है, जैसे आप कॉपर वायर हो गया, फिर एसिटिलीन वगैरह अलग अलग जो भी है मैं आपको बताऊंगा, वो सारा जो है लगने वाला है। तो इसमें हमने क्या बोला, बी में ए में क्या होगा, ए के साथ हमने 2 को मैच किया था। फिर बी के साथ 4 हमने लिक्विड फाइड फ्लेमेबल लिक्विड का किया। फिर क्लास सी के साथ हमने जो है कि मैच किया था किसको, ये क्लास सी के साथ हम लोग ए को मैच किया था, और क्लास डी के साथ हमने 3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो कि इसमें अलग अलग पेज हो गए जिसकी वजह से बताने में प्रॉब्लम हो गया। तो आप लोग इसको जो है कि फिर से वापस करके पॉज करके आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए वहीं यहाँ पे आराम से देखिए कितने अच्छे तरह से यहाँ पे बताया भी गया। क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में जो कि लकड़ी, वुड पेपर क्लॉथ जो हमने बोला था, वुड पेपर क्लॉथ वो फायर है। फिर क्लास बी की अगर बात करें तो ज्वलनशील द्रव जो कि लिक्विड की बात की जा रही है। क्लास सी के गैस जो हो गया। फिर क्लास डी में धातु और में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी है सामान वो सारा आएगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो एक हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु के कारण बनती है। यानी कि बोलना चाह रहा है कि जो है कि रेंज, इलेक्ट्रिक का रेंज कितना होना चाहिए जो कि एक आदमी को जो कैजुअल करने के लिए काफ़ी हो, यानी कि उसका जिससे कि वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट बीट रोका जा सकता है, उसके लिए कितना होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग आसानी से बता देंगे, यहाँ पे बाकी लोग भी आप सीख जाएंगे। फर्स्ट में क्या है 10 से 20 मिली एम्पियर, सेकेंड है 50 से 100 मिली एम्पियर, थर्ड है 100 से 110 मिली एम्पियर, और फोर्थ है 20 से 50 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 मिली एम्पियर जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 20 मिली एम्पियर में
ये आदमी का जो है कि हृदय गति को रोकने के लिए यहाँ पे काफ़ी होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एक अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट ए डेंजर मशीन। कौन सा मशीन जो है कि बताया गया कि 1948 एक्ट के तहत 23 भाग जो है उसके अनुसार कौन सा मशीन खतरनाक मशीन नहीं है, यानी कि डेंजर मशीन के रूप में नहीं बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सर्कुलर सा। सर्कुलर सा यानी कि जो आपका लकड़ी काटने का मशीन होता है उसके बारे में बोला गया। सेकेंड, मिलिंग मशीन यूज एंड मेटल के लिए, जो मिलिंग मशीन होता है, मशीन वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिलिंग मशीन कौन सा होता है, जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यूनिवर्सल और प्लेनो मिलिंग, अलग अलग प्रकार के जो कि मिलिंग मशीन होते हैं वो। फिर थर्ड है द्रव चालित दबाव के अतिरिक्त अन्य शक्ति, यानी कि पावर प्रेस से रिलेटेड जो भी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है वो मशीन। या फिर फोर्थ में दिया है ग्राइंडिंग मशीन। तो देखिए इसमें तो आंसर बोला गया है कि ग्राइंडिंग मशीन जो है कि डेंजर नहीं आएगा 1948 के तहत। ठीक है, 1948 में जो कानून बना उसके तहत ये होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी ग्राइंडिंग मशीन पे काम किया होगा तो वो लोग समझ सकते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन कितना डेंजर है। जब एक बार आपको यहाँ हाथ कटता है, कोई भी चीज़ बॉडी का शरीर का पार्ट वहाँ पे कटिंग होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको ब्लड भी कुछ समय तक देखने को नहीं मिलता है। और जब डैमेज होता है तो डॉक्टर भी उसको जो कि ऑपरेशन करने से डरने लगता है, इतना डेंजर मशीन होता है। हम पर पता नहीं इसमें कैसे किया गया है कि उसमें डेंजर नहीं माना गया। तो जो भी है आपको यही याद करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिग्नाइड बाय FG 200, यानी कि जो कास्ट आयरन में ये FG 200 का मतलब क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या कार्बन परसेंट 2%, कार्बन की मात्रा 2% है, या फिर वाइट कास्ट आयरन जो कि जिसकी संख्या 200 है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्च सामर्थ्य शक्ति जो कि स्ट्रेंथ है वो 200 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। या फिर उच्च शक्ति, देखिए एक इसमें देखिएगा, एक है उच्च शक्ति और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, न्यूनतम शक्ति, यानी कि सेम ही है, एक में हाई और एक में लो। तो सिर्फ इसको अगर नोटिस नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि आपको यहाँ पे डी देखने को मिलेगा, यानी कि उससे कम, जिसकी जो न्यूनतम शक्ति है। यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार कास्ट आयरन जो है FG 200 का अर्थ है ग्रे कास्ट आयरन, जिसकी न्यूनतम स्ट्रेंथ जो है कि 200 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। मैं आपको बता दूं इस बार जो 2025 में ALP CBT 2 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप किसी दोस्त ने आपका ALP का एग्जाम दिया हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या ये सवाल था या नहीं। 15 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट पर प्रयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है तो क्या हमें जो है कि सेफ्टी साइन के रूप में हमें लगाना चाहिए सूचना पट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है उस पर हमें क्या लगाना चाहिए इलेक्ट्रिक वर्क में, तो हमें उसका रिलेटेड जो कि कोई एक सिंबल वगैरह देना चाहिए। तो वही सिंबल के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सिंबल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक गर्म, संपर्क में ना आए, या फिर अत्यधिक खतरनाक, या फिर सख्त से निर्देश क्षेत्र, यहाँ पे इस एरिया में आना मना है, या फिर गर्म स्पर्श न, मतलब कि गर्म, इस गर्माहट को आप गर्म चीज़ से ना छुए। तो देखिए जहाँ भी इलेक्ट्रिक वर्क होता है तो आप वहाँ पे एक टॉक्सिन का जो है कि बना हो रहता है, जहाँ पे कि आपको बोला जाता है कि ये जो है कि हाई डेंजर जोन है इलेक्ट्रिक वर्क का है, तो आप इस एरिया में ना आएँ। ठीक है, उसका सिंबल कैसा होता है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। तो विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में अत्यधिक खतरनाक सूचना पट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हीट एनर्जी रिलीज इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ, तो ऊष्मा का मापन डैश की सहायता से किया जाता है। तो ऊष्मा का मापन किससे किया जाता है, ऑप्शन क्या है, एनर्जी मीटर, सेकेंड ऑप्शन है थर्मामीटर। अरे एनर्जी मीटर और थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम लोग तो फीवर नापते हैं बॉडी का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊष्मा मापना है काफ़ी हीट, फिर कैलोरीमीटर, फिर एनेमोमीटर। तो क्या मापेंगे इससे, तो इसका जो राइट आंसर जो है कैलिमोमीटर है। ठीक है, हीट को नापने के लिए। देखिए ये साइंस में भी काम आता है आपका, और टेक्निकल लाइन में जितना भी है, टेक्निकल लाइन में भी देखिए आप अच्छा से देखो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप लोग अलग अलग पोस्ट देखते हैं कि किस मीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
आगे में क्या दिया, एनर्जी मीटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा जो मापते हैं इलेक्ट्रिक हीट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी मीटर का। फिर थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, जो कि बॉडी में फीवर वगैरह जो कि कितना हीट है, या फिर नॉर्मली जो हीट हम लोग मापते हैं वो भी थर्मामीटर से। फिर कैलोरी ऊष्मा, जो कि ऊष्मा ऊर्जा माना जा के मान के लिए। फिर एनीमोमीटर से वायु वेग को जो है कि हम लोग मापते हैं। ओके, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्लास ए फायर कांस्टेंट ऑफ फायर ड्यू टू, यानी कि क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है। तो भैया इतना आसानी से बता चुका है, हाँ, लकड़ी, पेपर, कागज़, इस लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारा जो है कि किस में आएगा, तो क्लास ए। इसमें तो और ज़्यादा देखने का जरूरत ही नहीं है। ऑयल अगर किस में आएगा तो आपका लिक्विड वाला में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दे दिया है। फिर से आप देखो कंटिन्यूस बने रहोगे ना, तो इसमें बहुत सारे बार बार सिर्फ एक ही चीज़ को देखोगे सुनोगे तो काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास ए में है लकड़ी, पेपर, कागज़, प्लास्टिक, ये सारा जो भी है आपका क्लास ए के अंदर। क्लास बी की बात करें तो ज्वलनशील जो है कि तेल वगैरह जितना भी आएगा वो कल हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, ये सब। क्लास डी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब जो है क्या आएगा। क्लास डी के अंदर मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु से ज्वाला तथा बिजली की आग, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो भी है वो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में क्या बोलता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होते हैं। यानी कि बोल रहा है कि देखिए हम लोग पहला बात से हम लोग का वीक में कितना दिन होता है, तो 7 डे होता है। तो कौन कौन सा डे होता है, तो सभी को याद है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो देखिए इसमें बोलना चाह रहा है कि जो हमारा शिफ्ट होता है, देखिए इंडस्ट्री में वगैरह में आप काम कीजिए तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे शिफ्ट वाइज वर्क होता है। 4 शिफ्ट टोटल होती है, किसी को ए शिफ्ट में मिलता है वर्क, किसी को बी में, किसी को सी में, किसी को डी में। तो अलग अलग शिफ्ट में जो है कि आपको काम करने को मिलता है। तो आपका ये सारा जो कि शिफ्ट आपका कब चेंज होगा उसके बारे में ये सवाल किया था। किस फैक्ट के अंतर्गत आया है, 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि किस एक्ट में ये वीक कब चेंज होगा आपका, यानी कि आपका जो शिफ्ट चेंज होगा वो कब होगा, किस दिन होगा। तो हर सप्ताह का जो पहला मंडे होता है, यानी कि जो मंडे का दिन होगा, मंडे का मिड टाइम से, मतलब अर्धरात्रि जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से जो है कि आपका हमारा सप्ताह चेंज होगा। ठीक है, वहाँ से हमारा शिफ्ट को रिव्यू करा जाएगा कि आपको अब ए शिफ्ट में आना है तब नेक्स्ट क्या आएगा, बी में आना है या सी में आना है, वो आपका जो है कि सप्ताह हर सोमवार का मिड टाइम से ही आपका काउंट होता है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में क्या, निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। जब दुर्घटना हो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड का लगाना चाहिए। जी हाँ, इसका तो लगाना ही चाहिए। अगर ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड है तो ये आपको जो है कि सुरक्षा से काफ़ी अच्छे से बचाएगा। नेक्स्ट है इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, क्या इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड का, तो जी हाँ इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रिप सेफ्टी गार्ड, जी हाँ, इससे क्या होता है ना कि देखिए ट्रिप से कहीं पर जब ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रिप कर जाएगा, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ओके, इंटरलॉक यानी कि सुरक्षा एक कवर हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सेफ्टी देगा। फिर सोशल सुरक्षा ऑटोमेटिक जो सेफ्टी गार्ड है वो जो है कि आपको सेफ्टी के लिए आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इसका जो है कि राइट आंसर। अभी तक देखिए हम लोग नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग 2 तरह का मशीन जानते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है आपका CNC और एक होता है आपका कन्वेंशनल। जो हम लोग नॉर्मल वर्क करते हैं वो होता है हमारा जो हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं तो उसमें जो कि हम लोग कन्वेंशनल मशीन में काम कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल मशीन में क्या होता है कि कोई भी सेफ्टी गार्ड नहीं होता है, कोई ज़्यादा एक प्रॉपर क्या होता है, मान लीजिए हम अगर लेथ मशीन पे ही काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी हैंड पावर है यहाँ पे चक के थ्रू, हेड स्टॉक में हमने चक की सहायता से जो हमने इसको जॉब को लॉक किया, बस वही एक जो है कि हमारा सेफ्टी है। अगर हो सकता है कि काफ़ी अगर जोर से यहाँ पे टूल लग जाए तो या तो टूल टूट के हमारी बॉडी में लग सकते हैं या फिर यहाँ से जॉब खुल के गिर सकता है जिससे कि दुर्घटना हो सकता है। लेकिन जब CNC मशीन में वर्क करेंगे तो CNC में क्या होता है कि वर्क तो स्मूथ होता है, काफ़ी अच्छे से होता है, प्लस आपको जो है कि पूरा जॉब को मशीन को भी कवर किया जाता है, उसमें पूरा का पूरा मशीन कवर हो जाता है और आपको एक फेस शील्ड रहेगा, एक शीशा सा रहेगा, आपको बस वहाँ से देखने को उसमें होता है। उसमें जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह लगाता है जिससे कि आपको सेफ्टी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से और अच्छे से फिनिशिंग से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि निम्न में से कौन औद्योगिक खतरा एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। कौन है जो कि दुर्घटना का कारण बनता है इंडस्ट्री में,
ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शोर एवं कंपन, क्या वाइब्रेशन से और आवाज़ से क्या प्रॉब्लम होता है, तो जी हाँ ये भी जो है कि दुर्घटना का एक कारण ही है। नेक्स्ट बोलते हैं खराब लाइट और खराब वायु, जी हाँ कभी भी जहाँ पे रोशनी का उत्तम प्रबंध ना हो, अच्छा प्रबंध ना हो, वहाँ पे तो कभी काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हीट एंड ह्यूमिडिटी, ऊष्मा तथा आर्द्रता, जी हाँ अगर ये तीनों है तो आपको जो है कि कभी भी वर्क जो है कि प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये अगर ये तीनों से आपको बचना चाहिए, वहीं पे काम करें जहाँ पे कि अच्छे तरह से रोशनी का उच्च प्रबंध हो, अच्छा रोशनी हो, फिर जो है कि एयर वगैरह हो, शोर कम हो, वाइब्रेशन कम हो, उस प्लेस पे हमें काम करना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे कहाँ से पूछा गया, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, वहाँ का भी क्वेश्चन है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। फिर आपका जीआरएससी वगैरह में भी जो क्वेश्चन पूछा था वो सारा भी आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला। आपको देखिए जब भी सवाल रहेगा ना तो उसका यहाँ पे बगल में सारा पूछा गया सवाल, कहाँ पूछा गया, किस सेशन में पूछा गया, वो सारा लिखा हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर सवाल क्या बोलता है, फर्स्ट सवाल कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, तो किस पे जो है कि बॉयलिंग सिस्टम जो है कि एक एक्ट है 1923 किस पे होता है, क्या फर्स्ट में सभी बॉयलर पे, जी नहीं, जब अगर 10 लीटर प्रति कैपेसिटी वाला तो उस पर हम लागू करके ही क्या करेंगे। नेक्स्ट बोलता है 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर, जी हाँ 100 लीटर या उससे अधिक क्षमता का जो भी है उस पर जो है कि बॉयलर एक्ट लागू होता है। उससे क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कि ये डेंजरस होता है, क्योंकि हीट होगा, जो बॉइलिंग होता है वहाँ पे विस्फोट होने का भी चांस काफ़ी बना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है थर्ड नंबर 1000 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर, तो जी हाँ जब 100 ही अगर आ गया, 100 से ज़्यादा हो गया तो 1000 तो होना ही है। और इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है, क्योंकि बी मिनिमम अगर 99 तक है तो वो कोई वर्क नहीं आता है, वो सेफ्टी का 1923 एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन 100 लीटर या उससे अधिक का बॉयलर यूज हो रहा तो वहाँ पे हमें सेफ्टी का ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कौन है जो हमें सेफ्टी के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। क्या अधिक जुर्माना लगाना, या कहीं भी अगर हम फाइन वगैरह लगा दें तो क्या वो हमारा सेफ्टी का काम हो सकता है, जी नहीं। जैसे हम लोग बाइक रोड में बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग गलत करते हैं तो हमें एक फ़ाइन जो है वो फाइन एक सुधारने के लिए, सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, परमानेंट साधन नहीं है, सिर्फ ठीक है। सेकंड क्या, वो सिर्फ आपको डराने के लिए क्या रहता है कि अगर हम फाइन लगा रहे हैं तो कम से कम इससे जो है कि आदमी डरे, सोच समझ के चलाए वाहन, ताकि एक्सीडेंट ना। वैसे इंडस्ट्री में अगर सिर्फ फाइन लगाएगा तो फाइन लगा के कुछ जो है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आपको जो है कि अगर वही बोर्ड पे एक से बढ़ के एक आप देखोगे सुरक्षा का स्लोगन लिखा हो रहा था, जैसे देखते हो बोर्ड रोड के यहाँ देखोगे सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ऐसे करके बहुत सारा जो है कि आपको यहाँ पे सेफ्टी का स्लोगन वगैरह आपको कंपनी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट राइटिंग स्लोगन, क्या जो है कि लिखावट से यानी कि स्लोगन लिखने से, तो जी हाँ ये काफ़ी इफेक्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्य रोक देंगे, कार्य रोक देंगे तो हमारा जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमें कंपनी वेतन कहाँ से देगी, तो इसमें कार्य रोकना कोई साधन नहीं है। स्लोगन जो कि काफ़ी इफेक्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एक इतना अच्छा इमोशनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आदमी जो है कि खुद ही कोई भी वार करता है तो सेफ्टी के अंतर्गत ही यहाँ पे वर्क करता है। हो सकता देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये एरिया में क्या लिखा है आपको ना दिख रहा हो, पर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि दक्षता पुनः प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पादन को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इन्वायरमेंटल साउंड प्रोड्यूस आर थ्रूआउट इफेक्ट प्रोसीजर, तो कौन सा है जो कि निरोधक बनाया जाए, निम्न में से कौन पर्यावरण के रूप में निरोध बनाया जाए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक कि पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल बिन की कीमत कम ना हो जाए। क्या ये जो है कि हमारा लाभदायक है, जी नहीं। सेकंड ऑप्शन है वह हल्का यानी हल्का निर्माण कहा जाएगा। थर्ड है फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। हमारा लाभदायक कभी होगा जब हम कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए हमें कॉस्टिंग आ रही है, मान लीजिए एक पेन बना रहे हैं, पेन बनाने की कॉस्टिंग आ रही है 10 रुपये, और इसको अगर हम मार्केट में 30 या 35 में अगर हम ना बेचें तो हमारे क्या ये लाभदायक है, जी हाँ। जब तक तभी हमें लाभदायक होगा जब 30 या 35 में, कि हमें जो भी कॉस्ट प्राइस से डबल ट्रिपल दाम ना मिले या उससे 1 रुपये भी अधिक ना मिले। कम से कम 10 का अगर हमने सामान बनाया है
तो 1 रुपये ऐड कर यानी 11 रुपये में अगर हमें मार्केट तक हम नहीं बेच पा रहे हैं तो हमें जो है कि हानि ही होगी, और जब हानि होगी तो कोई भी कंपनी जो है कि दिन पर दिन वो बंद होता चला जाएगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस अगर प्रोडक्शन कर रहे हो और अच्छा से कर रहे हो तो वो हमारे के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? आग को, तो आग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है, नहीं कितने वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कितने वर्ग में रखा जाता है, हम कि आग को जो है कि कितने वर्ग में रखा जाता है, हाँ कितने वर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आग को जो है कि टोटल 4 वर्ग में रखा जाता है। आग को कितना वर्ग में रखा जाता है, तो 4 वर्ग में। कौन कौन सा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हम लोगों ने देखा था, एंड क्लास डी। तो 4 वर्ग है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। जो हम लोग 4 वर्ग है वो सारा जो है कि हम लोग आग को रखने का एक श्रेणी है, यानी 4 श्रेणी में हम लोग रखते हैं। वर्ग ए में डैश से लगी आग होती है। वर्ग ए में कौन सा होता है, तो हम लोगों ने देखा है लकड़ी से, यानी कि जो लकड़ी हो गया। अब देखिए इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा सारा डिटेल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़ और कुछ प्लास्टिक से जो आग लगता है वो क्लास ए के अंदर है। अब इसमें देखिए आग बुझाने के बारे में बता दिया। आग बुझाने के लिए प्रेशर वाला पानी, यानी कि पानी वहाँ डालते हैं, या फिर फोम या मल्टीपर्पज़ जो होता है वो सारा। ये फोम का मतलब कौन है, यानी कि इसमें जो आपका सरफ का पानी जिसको बोलते हैं, एक बबल जैसा अगर आग कहीं यहाँ पे मान लीजिए लगा है, इसके ऊपर एक बबल सा घेरा अगर हम लोग बना देंगे तो भी ये आग को कंट्रोल कर देगा और आग बुझा देगा। या फिर ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो भी अगर हम लोग डालेंगे तो आग को बुझा देगा, क्लास ए फायर के लिए। ठीक है, नहीं देते। क्लास बी में डैश से लगी आग होती है। क्लास बी किस में लगता है भैया, तो हमने पारा पढ़ा है, ए में पेपर वगैरह लगेगा, बी में जब ठोस होगा फिर द्रव, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड से पेट्रोल, केरोसिन तेल वगैरह जितना भी आएगा वो हमारा हो जाएगा। क्लास बी कहाँ पे है, क्लास बी यानी कि हमारा हो जाएगा तरल पदार्थ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लास बी में तैलीय पदार्थ आग आते हैं जो निम्न, देखिए यहाँ पे गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेंट, थिनर और प्रोपेन आदि में जो आग लगती है उसके लिए। अब देखिए क्लास बी में जो आग लगे और उसको बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो क्लास बी में आग बुझाने के लिए आग से ऑक्सीजन को दूर करके ज्वलनशील लिक्विड को बुझाए। इस प्रकार खतरनाक भागों को इग्निशन पॉइंट पर पहुंचने से रोका जा सकता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आग लग गई है तो वहाँ पे अगर हम एयर को रोक दें तो वहाँ पे हम लोग आग पे काबू पा सकते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कभी भी आग लगने के लिए हमें हमेशा एक ट्रायंगल यानी कि 3 वस्तुओं की जरूरत होती है। क्या, तो पहले ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा जो है कि फ्यूल। अगर इस तीनों में से कोई भी एक को हमने हटा दिया, मान लो हमने हीट का भी एक बार हटा दिया, चाहे हमने ऑक्सीजन हटा दिया या फ्यूल हटा दिया, कोई भी एक को अगर 3 में से कोई एक को अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पे आग ऑटोमेटिक जो है कि काबू में आ जाएगी, आग ऑटोमेटिक वहाँ पे बुझ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, श्रेणी बी का आग कौन सा है, यानी कि क्लास बी फायर कौन सा है, लकड़ी, रुई, जूट, ये तो हम लोग क्लास ए के अंतर्गत पढ़े हैं। क्लास बी तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग, जी हाँ, तो क्लास बी के अंतर्गत ये है। क्लास सी में क्या, एलपीजी गैस, जी नहीं, गैस तो सी में आता है। और फोर्थ में है धातु पे है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ऑप्शन बाय सीरियली दे दिया है और सीरियल में आपको समझा दिया, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तो आप लोग जो है कि खुद भी इसको बना सकते हो। वर्ग डी यानी क्लास डी में कौन सा आग होता है, तो क्लास डी में हम लोग क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक का, यानी कि विद्युत का जो होगा वो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आएगा। ओके, नहीं देखिए 29 नंबर में क्या बोलता है, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो विद्युत से लगी आग को हम लोग किसके द्वारा बुझाते हैं, तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके द्वारा हम लोग जो इसको बुझाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, गैस से लगी आग को निम्न में से किसके द्वारा बुझाता है, गैस। तो गैस कौन सा होता है, तो हमारा किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो क्लास सी के अंतर्गत आता है। पहला बात तो क्लास सी के अंतर्गत। इसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राई पाउडर जो होता है, एक आपको सिलेंडर के अंदर जो कि ड्राई पाउडर आता है वो, उसको जो है कि हम लोग गैस से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। सीटीसी से इलेक्ट्रिक को, पानी से क्लास ए यानी कि वुड पेपर पे जो लगेगा आग उसको बुझाने के लोग काम करते हैं। देखिए यही आपका गैस सिलेंडर है, इससे जो है कि हम लोग आग को बुझाने में हम लोग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि CO2, देखिए फिर से वो देख लेते हैं हम। CO2 गैस
CO2 का प्रयोग डैश की आग बुझाने के लिए करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए हम लोग बिजली का जो इलेक्ट्रिक शॉक का होता है, इलेक्ट्रिक फायर का, उसको हम लोग बुझाने के लिए देखिए एक तो हम लोग पढ़े हैं CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी प्रयोग जो है कि हम लोग इलेक्ट्रिक से लगी आग को यानी कि क्लास D जहाँ होगा, ऑप्शन में C में देखिए क्लास D फायर जो दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। क्या लिखा है कि ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर का पर किया जाता है। यह प्रायः प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को वापस निकाला जाता है। ठीक है, ये D श्रेणी में आती है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या बोलता है, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश के की आग में बुझाने के लिए किया जाता है। तो फोम का एक्सटिंग्विशर का कहाँ पे हम लोग करेंगे, तो फोम एक्सटिंग्विशर क्लास बी में, क्लास बी में जो है कि हम लोग उसको यानी कि लिक्विड से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग करेंगे। फोम का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक को छोड़कर। फोम में मुख्यतः होता क्या है, फोम एक्सटिंग्विशर एक जो है कि कोई भी आग है उसके ऊपर एक कवर का रूप में काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे हमारा जो है कि आग लग गई, तो उसको जो है कि बुझाने के लिए इसके ऊपर एक कवर का रूप में ले लेगा। तो कवर अगर का रूप ले गया फोम, तो उससे क्या हो, ऑक्सीजन का इंटर आना बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब अंदर आना बंद हो जाएगा तो आग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक पे जल्दी अप्लाई नहीं किया। इलेक्ट्रिक पे जो है कि कुछ लिमिटेड जो एक्सटिंग्विशर है, बस उसी जैसे CTC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो सोडा एक्सटिंग्विशर के प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, और क्लास D, क्लास C, क्लास B या क्लास A। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास A। सोडा एसिड का जो हम लोग है इस्तेमाल क्लास A फायर में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट देख इसका फिर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है चुपचाप देखते रहना चाहिए, तुरंत बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए, या फिर बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित कर देना चाहिए, या फिर वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना करना चाहिए। ठीक है, क्या है कि देखिए इसको अगर हम सीरीज बाइक बनाएं तो भी यहाँ पे बन सकता है कि जब भी अगर मान लीजिए वर्कशॉप में आग लगे या फिर आपके घर पे ही आग लगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करना है कि बिजली का मेन स्विच को बंद, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इधर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए समझिए, पहले तो मेन स्विच को बंद कर देंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम लोग बाहर निकले। ठीक है, बाहर निकलने का, घर से बाहर अगर मान लो जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से, या फिर अपने घर में आग लगी है तो वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। चुपचाप देखते रहोगे तो भैया आप भी आग में झुलस जाओगे, फिर ना रहोगे आप, ना आप जो है कि फायर ब्रिगेड तक पहुँच पाओगे आपको उसको सूचित करने के लिए। ओके, तो हमने प्रोसीजर बता दिया। आप इस प्रकार से भी आग पे कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यदि कार्यस्थल पर बिजली आने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो क्या अगर कार्यस्थल पर जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर बिजली चला गया, अंधेरा हो गया, लाइट कट गई, तो क्या वहाँ से भगदड़ मचाना चाहिए। तो भगदड़ तो वहाँ नहीं मचाना चाहिए। क्या क्या अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए, अच्छा क्या करना चाहिए, यानी कि हम ऑप्शन देखना कि क्या, तो भगदड़ नहीं मचाना, यानी कि ये तो ऑप्शन सही हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्शन ये वाला तो सही हो गया। सेकंड देखते हैं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना। जी हाँ, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो वहाँ पे कोई भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे किसी और प्रकार से जनरेटर चालू करके, या फिर अभी अलग अलग जो उपाय है रोशनी लाने का वो कोशिश करें। फिर बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर C को भी हम लोग देखें करना। यहाँ पर सीढ़ियों का प्रयोग कहीं क्यों लिखा, क्योंकि देखिए लाइट चली गई है और अगर आप फंस गए और आप सोचोगे कि हम लिफ्ट में से चले जाए या इधर उधर, तो वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी अचानक से लाइन आ सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो जो है कि एक रिस्की है। लेकिन अगर सीढ़ियों की सहायता से आप प्रयोग कर ले, निकल जाए, तो काफ़ी आपके लिए जो है कि अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए सेफ्टी का वर्क करेगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, हैमर प्रयोग करते समय नज़र डैश पर रखनी चाहिए। देखिए ये जो कि क्वेश्चन आपको मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में ही देखने को मिलेगा। फिर और आपको यहाँ पे सेफ्टी में क्योंकि हम लोग देखिए क्या होता है, हैमर से हम लोग कोई भी वर्कपीस के ऊपर जो है कि चीज़ल का प्रयोग करके, चीज़ल हमने यहाँ पे लगा दिया और हम जो है कि हैमर से हम लोग यहाँ पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ कहाँ पे देखना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है।
फर्स्ट ऑप्शन है चीजल हेड पर, जॉ पर, हैमर पर, या इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमें ना तो जॉ पे देखना ना ही हैमर पर, हमें चीजल हेड पर जो है कि देख कहाँ पे देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी हम लोग जो है कि अगर हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजल का वर्क कर रहे हैं, तो हमें हमेशा जो कि जॉ पर नज़र रखना चाहिए। आप चीजल हेड पर नजर रखोगे नहीं भी तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब भी हैमरिंग करो तो आपके में इतना अच्छा स्किल आया था कि आप जब भी हैमर का चोट दोगे तो जो कि चीजल का हेड पे दोगे, ठीक है। दूसरा हैमर पे तो आपका नज़र पड़ेगा ही नहीं, तो आप कहाँ पे अगर जो है कि आपको देखना चाहिए कहाँ पे, तो जॉब पर। ओके, देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कि हैमर का प्रयोग करते समय जॉब पर नज़र रखनी चाहिए, तभी आप जॉब पर सही कार्य कर सकते हैं, जबकि चीजल हेड पर नज़र रखने से जॉब पर कहीं और कटिंग हो जाएगी, जिससे जॉब खराब हो जाएगा। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि हैमर किस मेटल का बनाया जाता है, तो हैमर जो है कि हमेशा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करें, यानी कि सांस जो हम एयर लेते हैं, ब्रीथ इन आउट करते हैं, तो उससे जो है कि सुरक्षित क्या है संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, एग्जॉस्ट फैन, सेकंड है कूलिंग फैन, थर्ड है फिल्टर रिस्पॉन्सर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिल्टर रिस्पॉन्स है, यानी कि जब सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी मूर्छित होकर अगर बेहोश हो रहा है या फिर किसी को सांस लेने में दिक्कत, तो हमें इमरजेंसी में क्या करना चाहिए कि कृत्रिम आर्टिफिशियल जो एयर हो, यानी कि एक का मुँह से दूसरे का मुँह में कोशिश करना चाहिए एयर देने का, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो है कि उसका अंदर जो है कि एनर्जी आ जाएगा और वो अपना नॉर्मल सांस लेने में लगेगा, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है, कौन सा कारण जो दुर्घटना का नहीं है, ठीक है। खतरे के प्रति असावधानी, जी खतरे के प्रति असावधानी दिखाना चाहिए तो दुर्घटना का हो ही जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेकंड है लापरवाही, अगर हम लापरवाही करेंगे, बदमाशी करें तो वहाँ पे भी हमें दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है सुरक्षा का आदर प्रयोग, तो अगर सुरक्षा का आदर प्रयोग करेंगे तो वो हमारा जो है किसी उपकरणों का गलत उपयोग करेंगे तो भी हमें दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना का कारण नहीं है पूछ रहा है, तो सुरक्षा का कंटिन्यूस अच्छे तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तो हमें जो कि किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। तेलीय यानी कि जो हम लोग पढ़े थे, तेलीय कौन सा लिक्विड, यानी कि लिक्विड में का जो आग लगी उसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फोम का, सोडा एसिड, सीटीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो सीटीसी हमने क्या बोला था, क्लास डी यानी कि इलेक्ट्रिक के लिए। फॉर्म का हम लोग कहाँ, तो जहाँ भी हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे कवर अप करने के लिए, यानी कि ए में भी हम लोग तेलीय पदार्थ में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विद्युत आग बुझाने के लिए कौन अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोडा एसिड, सेकंड ऑप्शन है फॉर्म का, थर्ड है सीटीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीटीसी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फॉर्म टाइप अग्निशामक में कौन से रासायनिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉर्म टाइप अग्निशामक है इनमें कौन सा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है Na2CO3 प्लस AlSO4, सोडियम क्लोराइड, या रासायनिक का प्रयोग किया जाता है किसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है विद्युत आग यानी कि इलेक्ट्रिक में, फिर जो है कि तेलीय आग जिसको कि लिक्विड में, फिर है लकड़ी की आग यानी कि सॉलिड में। तो किसमें जो है कि हम लोग शुष्क रसायन यानी कि ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, तो शुष्क रसायन जो है कि हम लोग इलेक्ट्रिक में प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीटीसी का कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग शुष्क एयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो जो कि हम लोग क्लास डी के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सोडा एसिड अग्निशामक किस प्रकार का किस आग पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है, लकड़ी की आग, सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, सेकंड ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, पेट्रोल की आग, थर्ड है विद्युत की आग। तो सोडा एसिड का हम लोग प्रयोग कहाँ, तो जो सोडा एसिड का है हम लोग वो लकड़ी की आग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ओके, इसको देखिए देख लेते हैं पूरा।
क्या लिखा है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो है कि कार्बनेशन फायर यानी कि लकड़ी, कागज एवं अन्य जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग है उसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि जो है कि एसिड का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग नहीं बुझाना चाहिए। सोडा एसिड से जो कभी भी क्लाइडी जो इलेक्ट्रिक वाला जो है उसमें हम लोग को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इसके द्वारा निकला केमिकल विद्युत के अच्छे सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से सोडा एसिड का जो है कि इलेक्ट्रिक पे वर्क नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह है, तो सिंबल्स वगैरह आपको जो है कि जो जरूरत का होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मशीनिस्ट वगैरह होता है या फिर कारपेंटर, उनके लिए एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूछा गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कौन सा होगा, ये आपका एक व्यू दे दिया है और इसके बाद पूछा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कौन सा, तो आप लोग जो है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये सारा जो है कि अलग अलग पूछा गया था जो आपके लायक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तु की प्रक्रियाओं को बताएं। तो ये क्या कर रहा है, ऑप्शन ए है बेलनाकार वस्तु का व्यास माप रहा है, क्या ये व्यास माप रहा है। सेकंड, वस्तु की ऊर्ध्वनीयता यानी कि वर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग मेजर्ड, क्या वो वर्टिकल को मेजर कर रहा है। या फिर हाइट बिटवीन टू सरफेस इज बीइंग मेजर्ड, दो वस्तु की सतह के बीच की ऊंचाई को माप रहा है। या फिर वस्तु की समतलता को मापी जाए, तो क्या कर रहा है, तो ये जो है कि बेलनाकार वस्तु का डायमीटर यानी व्यास को माप रहा है। ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील का बैलेंसिंग करने के लिए है, तो आपके अनुसार जो जो आपका इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि वो आपके एग्जाम के लाइक ओरिएंटेड नहीं था, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए था, तो उसके अनुसार उसको मैंने हटा दिया जो कि आप इसमें आपके लाइक नहीं था। यानी देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो देखिए कहाँ पे फायर है, हमने क्या बोला था कि अलग अलग जो सिंबल बना रहता है, कहीं भी आप इलेक्ट्रिक एरिया में जाओगे तो उसका अलग सिंबल बना रहता है, तो अलग अलग एरिया के लिए यहाँ पे तो पूछ रहा है ये कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, और देखते हैं ऑप्शन कहाँ, तो ये थर्ड ऑप्शन है, और ये जो है कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाया गया, तो ये जो कि बात की गई जहर के खतरे के लिए, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी। और आपको देखिए कई बार इलेक्ट्रिक शॉक का भी अगर रहेगा तो वहाँ पे भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और ये जहर का के लिए भी, मतलब जहाँ पे जहरीला वर्क होता है वहाँ पे के लिए भी आपको दिखाया गया है ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आता है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह किस वर्ग में आते हैं। जो ये दिखाया गया, ये क्या दिखा रहा है, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ फ्लेमेबल, यानी कि आग को जो है कि आप यहाँ पे आग का मना है, इस टाइप से दिखाया गया, तो किस वर्ग में आएगा। देखिए यहाँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में पूछा गया ये सवाल। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है, यानी कि संकेतिक चिन्ह, क्या ये वार्निंग साइन है, या फिर निषेधात्मक यानी कि जो प्रोहिबिटेड साइन बोलते हैं उसके हैं, या फिर मैंडेटरी साइन। तो यहाँ पे दिखा एक सर्कल कर दिया गया था, उसके अंदर जो है कि आग लगा दिया गया था, आग था, और वहाँ पे क्रॉस कर दिया है कि इसको नहीं चुना है। तो इसका मतलब यह है कि चेतावनी प्रोहिबिट निषेधात्मक है कि आपको ये काम नहीं करना है। देखिए अलग इसका जो 4 संकेत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, फिर वार्निंग, प्रोहिबिटेड या फिर मैंडेटरी। तो इसमें कैसे इस्तेमाल किया था, संकेत चिन्ह जो है कि आपको डायरेक्शन को यहाँ पे डिनोट करता है कि आपको जैसे आप सड़क किनारे में चल रहे हो, सड़क पर भी तो आपको बोर्ड दिखा रहता है कि आपको दिल्ली जाना है तो किस एरिया में जाना, मुंबई जाना तो किस, वो आपका एक साइन दिया हुआ रहता है, ठीक है। फिर चेतावनी में एक फिर नेक्स्ट बात की है कि चेतावनी की वार्निंग साइन कि आपको ये काम नहीं करना है, वो उसका भी चेतावनी, जैसे कि नो स्मोकिंग जोन होता है, रेलवे क्रॉसिंग को पार नहीं करना है, इस टाइप से आपको एक सिंबल बना हुआ रहता है। प्रोहिबिटेड साइन भी आपको दिखाया जाता है। फिर मैंडेटरी, ये काम आपको करना है, अनिवार्य है, जैसे आप वर्क कर रहे हो तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, वो सारा जो है कि आपको दिया हुआ रहता है, तो वो किस में आएगा, मैंडेटरी में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोहिबिटेड के बारे में, इस प्रकार के संकेत चिन्हों द्वारा किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह दी होती है, जिससे कारखाने में दुर्घटनाएं कम ही होती है। चिन्हों की आकृति गोलाई में होती है, जिससे वृत्त की बाहरी गोलाई लाल रंग में होते हैं और अंदर की आकृति बनी होती है, अंदर जो आकृति बनी होती है वह काले रंग में होती है।
उस पर क्रॉस का निशान बना होता है। ठीक है, देखिए ये सारा जो है ये प्रोहिबिटेड साइन है। और इस पर कैसा कैसा होता है वो भी बता दिया। देखिए आज हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में वादा करता हूँ कि वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको जो ये जूम करने में जो थोड़ा फट रहा है, हो सकता है आपको जूम करके देख रहा हूँ या फिर मैं जूम कर रहा हूँ तो ये फट जा रहा है, तो आपको जो है कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसका अच्छा से ध्यान रखूँगा कि आप कि कोई भी जूम करने से फटे ना। उसके लिए अच्छा से मैं कंटेंट को अच्छा से PDF बना के लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह कौन सा है, यानी कि कौन सा ये है, तो ये फायर को दिखा, जैसे रिस्क ऑफ फायर, क्या ये मैंडेटरी साइन क्या है, वार्निंग साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है या फिर प्रोहिबिटेड। तो ये वार्निंग है कि यहाँ लिख भी दिया गया रिस्क ऑफ फायर, यानी कि रिस्क है आग से, तो इस चीज़ का आपको ये बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या दर्शाया जाता है, इन्हें चेतावनी देने वाले चिन्ह कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, बैकग्राउंड पीले रंग की होती है और चिन्ह का बॉर्डर जो है कि काले रंग का ब्लैक कलर की होती है। ये विभिन्न प्रकार की चेतावनियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह निम्नलिखित है जिससे इसके नीचे इसका प्रयोग या उद्देश्य भी लिखा होता है। जैसे कि इसका उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होता है, इसका उद्देश्य क्या है, रिस्क ऑफ फायर, कि आग से बचिए आप, यहाँ पे आग जल रही है आपको बचना है। फिर यहाँ अलग अलग देखिए यहाँ सिंबल है टॉक्सिन का, फिर अलग अलग जो है कि यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए चिन्ह किस वर्ग में आते हैं, तो कौन सा ये किस में आता है। तो जैसे कि इसका अगर चित्र में ये जो वर्ग दिखा रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, मैंडेटरी कि आपको इसका इस्तेमाल करना है, या फिर इन्फॉर्मेशन में, प्रोहिबिटेड में, तो किस में इस्तेमाल है, वेयर फुट, यानी कि क्या बोला सर कि जूता पहनना है, तो किस में अनिवार्य है, ये मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आएगा। ओके, ऑप्शन में ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या है, गॉगल्स लगाना है, हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, ये सारा जो है कि किस में आएगा, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर आपको जो है कि वर्क कर रहे हो तो आपको बॉडी के अंदर जो कि बेल्ट पहनना है। ये जो है कि आपको दिखाएगा चित्र में दर्शाएगा चिन्ह जिनमें से किस वर्ग में आते हैं, तो ये आपका कौन सा आएगा, इन्फॉर्मेशन साइन दिया गया। जैसे आप मेडिकल वगैरह में आप देखते होंगे कि जब भी कहीं मेडिकल स्टोर वगैरह में तो आपको क्या दिखता है कि ये आपका एक पूरा रेड सा बना हुआ रहता है और आपको बीच में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये पूरा बीच में जो कि पूरा रेड होता है, अलग अलग बगैर में क्या आता है, ये मतलब कि ये है मैंडेटरी साइन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साइन, ताकि आपको पता चले ये मेडिकल स्टोर है। चलिए देखते हैं। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे मार्किंग एंड हैंड टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने क्या किया था, पूरा का पूरा जितना भी सेफ्टी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था ओवरऑल हमने उन लोग जो कि लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आज हो सकता है मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो PDF का, तो मैं नेक्स्ट क्लास से वादा करता हूँ कि आपका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा और जो है कि सारा चीज़ और भी विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। और देखिए, और हर रोज़ का टाइमिंग क्या रहेगा, तो हर रोज़ शाम 7 बजे आपको ये जो है कि पूरा आपको मिल जाएगा, शाम का 7 बजे 7 PM में। तो आप लोग जो कि शाम को 7 बजे का आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जितना भी लोग इसको वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे, जो भी नए व्यूअर रहेंगे उनका काम है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जो प्रेस कर लेना है। उससे क्या होगा, जो भी मैं आपको वीडियो दूंगा आपको जो एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए और सिर्फ पर डे एक वीडियो देख रहिए, आपका काम काफ़ी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट डे का टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट डे का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने बता ही दिया है कि क्या है हमारा ये हैंड टूल्स वगैरह के बारे में है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।